नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। विंध्य के हिस्से में सिर्फ धूल और धुआं। जब से विंध्य क्षेत्र का विलय मध्य प्रदेश में हुआ, तब से विंध्य क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ तक रही राजस्व की बात, तो विंध्य महाकौशल, मालवा, बुंदेलखंड से कहीं ज़्यादा राजस्व देता है। लेकिन जब विकास की बात आती है तो हमेशा विंध्य के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया जाता है। विंध्य के हिस्से में सिर्फ उपेक्षा आती है, धुआं आता है, धूल आती है, तनाव आता है, अशिक्षा आती है, बेबसी आती है। जितना भी कहा जाए उतना कम है। अभी हम बात कर रहे हैं राजनैतिक उपेक्षा की। विंध्य के साथ वर्तमान में राजनैतिक उपेक्षा भी की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कई बार उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, लेकिन विंध्य क्षेत्र से किसी भी चेहरे को मंत्री बनाने की जहमत नहीं उठाई। विंध्य क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने का मौका नहीं दिया। क्या विंध्य क्षेत्र के नेता अयोग्य हैं? क्या विंध्य क्षेत्र के नेताओं में योग्यता की कमी है? क्या विंध्य क्षेत्र के नेता में ऐसी क्या कमी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती? जबकि कई वर्षों से स्थिति यह है, यह लगातार दूसरी पंचवर्षीय में पूरे विंध्य पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सतना लोकसभा से गणेश सिंह चौथी बार जीते, रीवा लोकसभा से जनार्दन मिश्रा दूसरी बार जीते, सीधी से रीति पाठक दूसरी बार जीती, शहडोल पर भी भाजपा का कब्जा है। तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी को जनता यहाँ का इतना समर्थन देती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ की जनता का इतना लगाव है, इतना ममत्व है, इतना अपनत्व है, इसके बावजूद भी जब विंध्य के विकास की बात आती है, विंध्य को महत्व देने की बात आती है, तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कोई किनारे कर दें। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी विंध्य क्षेत्र के सिर्फ 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। एक सतना जिले से राम खिलावन, दूसरा मीना सिंह। जबकि विंध्य क्षेत्र में 90% विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसके बाद भी विंध्य क्षेत्र को जब मंत्री बनाने की बात आती है, विंध्य क्षेत्र को विकसित करने की बात आती है, विंध्य क्षेत्र को महत्व देने की बात आती है, तो मध्य प्रदेश के नेता भी विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि विंध्य क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों की कमी है। नागौद से नागेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया, सीधी से केदार शुक्ला को मंत्री नहीं बनाया गया, पिछले मंत्रिमंडल में राजेंद्र शुक्ला थे, इस बार उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया। योग्यता और वरिष्ठता की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जहाँ तक बात की जाए तो विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी की गई। वहीं एक जिले से 3-3 मंत्री बना दिए गए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत योग्य थे, ऐसा नहीं है कि उनने मंत्री रहते हुए कोई चमत्कार कर दिया, ऐसा नहीं है कि उनने कोई बहुत बड़ा विकास कर दिया या विकास के नए आयाम तय किए मंत्री रहते हुए। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक रही विंध्य को महत्व देने की बात, तो विंध्य के हिस्से में सिर्फ उपेक्षा आती है, उपहास आता है, वेदना आती है, दर्द आता है। इस तरीके से विंध्य के लोग अपने आप को कब तक उपेक्षित महसूस करते रहेंगे। अब हम शिक्षा की बात करते हैं। जब शिक्षा के बड़े कॉलेज, व्यवस्थित कॉलेज, नामचीन कॉलेज या नामचीन व्यवस्था की जाने की बात आती है, तो इंदौर के हिस्से में मामला आ जाता है, भोपाल के हिस्से में मामला आ जाता है, जबलपुर के हिस्से में मामला आ जाएगा, ग्वालियर के हिस्से में मामला आ जाएगा। लेकिन विंध्य क्षेत्र को क्या मिलेगा? ठन भोपाल। विंध्य क्षेत्र में IIM नहीं है, विंध्य क्षेत्र में IIT नहीं है,
कहने के लिए एक मेडिकल कॉलेज रीवा में है, उसका भी भगवान ही मालिक है। छोटे से छोटे इलाज के लिए बनारस, नागपुर, मुंबई, इलाहाबाद, जबलपुर, लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ता है। ऐसे मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या निकलता है जहां लोगों को चिकित्सा सुविधा ही उपलब्ध न हो पाए। लंबे संघर्ष के बाद सतना को मेडिकल कॉलेज तो मिल गया, लेकिन वो बनेगा कब, वो शुरू कब होगा, उसमें लोगों को चिकित्सकीय व्यवस्थाएं कब मिलेंगी, जो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। अब हम करते हैं अन्य सुविधाओं की बात। विंध्य क्षेत्र से कोई हवाई सुविधा नहीं है। मध्य प्रदेश के 4 शहरों को हवाई सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंदौर का, दूसरा नाम आता है भोपाल का, तीसरा नाम आता है जबलपुर का, चौथा नाम आता है ग्वालियर का। इन 4 शहरों के हिस्से में हवाई सुविधाएं आती हैं, लेकिन विंध्य क्षेत्र के हिस्से में हवाई सुविधाएं नहीं आती। ऐसा नहीं है कि विंध्य क्षेत्र से हवाई यात्रा करने वाले लोगों की कमी है। विंध्य क्षेत्र से लोग हवाई यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा तो मिले। चलिए हवाई यात्रा की बात भी छोड़ दें। विंध्य की एक बहुप्रतीक्षित मांग है रीवा से मुंबई ट्रेन चलाने की। 4 बार से गणेश सिंह सांसद हैं सतना से, ये चिट्ठी लिखते हैं, ये अपनी मांग रखते हैं, ये अपना आवेदन देते हैं, ये अपना प्रतिवेदन देते हैं। आखिर इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? रीवा से चलने वाली जितनी भी ट्रेन है, उन सारी ट्रेनों में वेटिंग रहता है। हम चाहे रीवा से भोपाल की बात करें, रीवा से सूरत की बात करें, रीवा से नागपुर की बात करें, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसमें वेटिंग ना हो। लेकिन कई दशकों से विंध्य क्षेत्र से रीवा से मुंबई ट्रेन चलाने की बात मांग है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। जबलपुर से एक गरीब रथ चलती है, जिसे बीच में ये कहा गया कि जबलपुर में आके खड़ी रहती है, इसको रीवा तक कर दिया जाए। लेकिन जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने वहाँ की क्षेत्र की जनता को विश्वास में लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया कि रेलवे महकमे की ये हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उस जबलपुर की ट्रेन को रीवा तक जोड़ दिया जाए। अब हम करते हैं रोजगार की बात। विंध्य क्षेत्र में एशिया का सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादित किया जाता है, सबसे बड़ा उत्पादन हब है। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार वहां नहीं मिलता। वहां बिहार के लोगों का कब्जा है, वहां राजस्थान के लोगों का कब्जा है, वहां अन्य प्रदेशों का कब्जा है, लेकिन स्थानीय बेरोजगार जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। किसी भी नेता के अंदर इतनी कुवत नहीं है, किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिला सके। लेकिन वहीं एक दूसरा पक्ष भी देखने में आता है कि सांसद के लड़के को सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है, विधायक के लड़के को सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है, लेकिन इस क्षेत्र के एक साधारण से बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलती। क्यों? कि वो किसी सांसद का पुत्र नहीं है, वो किसी विधायक का पुत्र नहीं है, इसलिए वो बेचारा बेरोजगार है, इसलिए उसे रोजगार नहीं मिल सकता, इसलिए वो उपेक्षा के दंश झेल रहा है। अगर प्रदेश के हिसाब से देखें तो विंध्य क्षेत्र में जो सड़कों का जाल है उसकी भी बड़ी दुर्दशा है। सतना से रीवा 50 किलोमीटर है, 30 से 40 वर्ष हो रहे हैं। ये सड़क कभी भी ऐसा नहीं देखने में आया कि सतना से रीवा पूरी तरह से कंप्लीट हो। कहीं 2 किलोमीटर गड़बड़ है, तो कहीं 5 किलोमीटर गड़बड़ है, तो कहीं 10 किलोमीटर गड़बड़ है, तो कहीं पुलिया खराब है, तो कहीं सड़क में गड्ढे हैं, तो कहीं गड्ढे में सड़क है। आज भी सतना से छतरपुर जाना होगा तो उसके लिए सड़क अच्छी है, लेकिन आज भी सतना से रीवा जाना हो तो लोगों को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रफ्तार धीमी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं गाड़ी संभल के चलाना पड़ेगा। बाईपास की स्थिति है, वर्षों से बाईपास बन रहे हैं,
वो कब पूरे होंगे, इस बात के लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस जिले के नेता कहते हैं कि अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार है। अधिकारी कहते हैं कि नेताओं की दखलंदाजी के चलते काम जल्दी नहीं हो पाते। वास्तविकता क्या है ये जनता को दिख रहा है, जनता समझ रही है। एक फ्लाईओवर बन रहा है सतना में जिसको 6 वर्ष हो गए, अभी एक नई डेट फिर दे दी गई है। जिस तरीके से न्यायालय में अपराधियों को तारीख पे तारीख दी जाती है, उसी तरीके से सतना की जनता को कि अवधि पूरा करने के लिए तारीख पे तारीख दी जा रही है। अभी नई तारीख जो तय हुई है वो सितंबर तय हुई है कि सितंबर में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। फ्लाईओवर का मामला सब कुछ सॉल्व हो चुका है और 25 सितंबर अंतिम तारीख उनको बता दी गई। 25 सितंबर को हम उसका लोकार्पण करेंगे। एक दिन कुछ नेता और कुछ अधिकारी इस तरीके से निरीक्षण कर रहे थे, इस तरीके से फोटोग्राफी चल रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अब देखना यह है कि ये सितंबर की अवधि में भी फ्लाईओवर सतना का चालू हो पाता है या नहीं।